और ये सब कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हुए हैं कल, तो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी उभर कर सामने आई है। तो ये कैसे हुआ? क्या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इतनी शानदार थी कि लोगों ने उन पर भरोसे का इजहार कर दिया? देखिए, ये बिल्कुल मुझे 1977 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। 1970 में जब कराची में इंतखाबात हुए थे, पूरे मुल्क में इंतखाबात हुए थे, तो कराची वाहिद शहर था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत के ज़माने में भी वो भुट्टो का खैर नहीं था। यहाँ पर 2 सीटें जो थी जमीयत उलमा इस्लाम ने जीती, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने जीती थी, मौलाना शाह अहमद दुरानी और अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी, और 2 सीटें जमात इस्लामी ने जीती थी, प्रोफेसर गफूर अहमद और मोहम्मद आज़म फारूकी। अच्छा। भुट्टो साहब को एक अब्दुस्तार गबोल की मेरे ख्याल एक सीट मिली थी। लियारी का इलाका था वो सब, कराची छोटा सा शहर था। अच्छा। लेकिन 77 के अंदर भुट्टो साहब ने यहाँ से जीतने की कोशिश की और पूरे मुल्क से जीतने की कोशिश की, और उन्होंने सबसे पहली बात ये की थी कि बिला मुकाबला अपने लोगों को जितवाने की कोशिश की थी। अच्छा। इसमें भुट्टो साहब को लाड़काना से जितवाया गया था। इस तरह सारे चीफ मिनिस्टर जो थे वो मुख्तलिफ जगहों, 4 चीफ मिनिस्टर जीत गए थे, और फिर 77 के इलेक्शन से एक ऐसी खौफनाक सूरत पैदा हुई थी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कि जो 6 जुलाई 1977 के मार्शल आर्ट के वक्त ख़त्म हुई थी। अच्छा। ये पीपल्स पार्टी के बारे में, मतलब एक आम साज आदमी, तजिया निकार जो कराची में रहता है या कराची से बाहर से आया है, वो कम से कम ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बाकी हर एक तजिया हो सकता था। जमात इस्लामी के बारे में समझा जाता था कि उनका एक वोट बैंक है, हाफिज नईम रहमान की क़यादत है, तगदौक बड़ी की हुई है, मेहनत की हुई है, वो जीत सकते हैं। ठीक, एमक्यूएम बिखरी हुई थी, खैर वो बाइकाट उन्होंने कर दिया, वो पीछे हट गए, लेकिन उसके बावजूद भी एमक्यूएम के बारे में कहा जाता है कहीं ना कहीं इसके पॉकेट्स चीज़ें मौजूद तो है। फिर उसके बाद पीटीआई की अपनी बात है, पॉकेट्स मौजूद हैं, और खैर पॉकेट्स उससे नज़र भी आए हैं, लेकिन जमात इस्लामी के पॉकेट्स हैं वो भी नज़र आए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जीतना एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली चीज़ है। ये अमूमन होता क्या है, होता ये है कि जो प्लानर्स होते हैं ना हमारे, ये इसी तरह डबोते हैं। इन्होंने जब वो वाइट पेपर छाया हुआ तो भुट्टो को यही मशवरा दिया था, उसमें आता है कि उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ये बहुत बुरा लगता है कि आप वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ते फिरें, आप कायदे अवाम हैं, फ़ख्र एशिया हैं, वज़ीर आज़म हैं, आप तो बिला मुकाबला क्यों नहीं जीते, हम आपका बंदा उठवा के बंद कर देंगे। अच्छा। फिर उसके बाद बाकी चीफ मिनिस्टर ने कहा हम क्यों ना जीतें। फिर उसके साथ आहिस्ता 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 उन्होंने बाकी पूरे जगहों पर समझा कि अगर हम एक दफ़ा जीत गए तो कुछ नहीं होगा। ये हालत अब कराची के अंदर कि अब इन चीज़ों को कुछ अरसे के बाद लोग कोई यकीन नहीं करेंगे। ठीक, अब ये बिल्कुल ऐसे ना खज़ां के अंदर अचानक बाहर आ जाए। बिल्कुल सही है हिलाली साहब। दूसरी चीज़ ये है, मैं एक मिनट जी खत्म कर लूँ, आप कर दीजिए, कि आज तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं, बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं। कराची के जो 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका फासला आधे घंटे पौने घंटे के रन के ऊपर नहीं है, और जो रिटर्निंग अफसर है वो तो बीच में बैठे होते हैं। उसका अभी तक आप अंदाजा करें आधे पोलिंग स्टेशन हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आया जी। तो ये मजीद उसको डूबियस कर रहा है। मुझे लगता यही है कि कोई ऐसी सूरत हाल बिल्ट की जा रही है जानबूझ के। अच्छा। कि कराची के लोग शायद इसके नतायज को नहीं मानेंगे, ऊपर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, एक रिफ्ट होगा। पहले ही 2-3 साल से वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक किस्म की बाहर से लाके एक देही सूरत हाल को नाफिज किया जा रहा है। मुझे लगता यह है कि प्लानिंग ऐसी है कि शायद कराची को बदअमन किया जाए। अच्छा, उरी साहब, इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो हैं उन्होंने इल्ज़ामात मुस्तरद किए धांधली के। वो ये कह रहे हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन तो एक पेचीदा अमल होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर वोटिंग देर से ख़त्म हुई थी, फिर गिनती का अमल जो है इसी वजह से देर से शुरू हुआ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो धांधली नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि देर से शुरू हुआ था तो 5 बजे के बाद तो उन्होंने एक्सटेंड ही नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं 6 बजे, कई जगहों पर 6 बजे, चलो 7 बजे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखें, मैं आपको जरा गिनता हूँ वोट कितने हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर। अब देखें, गुलबर्ग टाउन में, ठीक है, जो पोलिंग स्टेशन में जो औसत वोट फी यूसी है वो 49,947 है। अच्छा। एक मतलब ये बड़ी वाली यूसी है। मलीर में तो वो है, वो 3,000 कुछ है। ठीक है, ये बड़ी यूसी के बाद 50,000 वोट है। चलो, 50,000 में से 10% कहते हैं वोट पड़े, चलो 20% पड़े। कितने पड़े? 10,000। ये 10,000 वोटों की गिनती जो है वो 24 घंटे लेती है। ये कौन सी मशीन है जिसमें 10,000 वोटों की गिनती 24 घंटे 25 घंटे ले रही है? और कैसे ले रही है?
आप मुझे ये बताइए कि रात 9 बजे तक पूरे पाकिस्तान, 10 बजे तक पूरे पाकिस्तान में, जिसमें नोशकी शामिल हो, जिसमें नौकुंडी शामिल हो, जिसमें बुनेर शामिल हो, जिसमें वजीरिस्तान का इलाका शामिल हो, जिसमें डेरा गाजी खान के राजनपुर का, रात को 12-1 बजे तक पूरा रिजल्ट कंपाइल हो जाता होता है कौमी असेंबली का। ये कैसा इलेक्शन है कि जिसमें पूरे का पूरा कराची से रिजल्ट कंपाइल नहीं हो पा रहे। अच्छा, और ये सब वो ये भी कह रहे हैं कि ना तजुर्बेकार अमला था, कुछ जगहों पे ये बात भी सामने आ रही है, इस वजह से पहली बात यह है कि ट्रेनिंग किसने करनी है, एक बात तो ये है, एक तो बात यह है कि ट्रेनिंग मैंने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने करनी है ना, बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात यह है कि ना तजर्बाकार अमला अगर था तो आपने ना तजर्बाकार क्यों लिया? क्या कराची में स्कूल टीचर खत्म हो गए? बिल्कुल सही। क्या कराची के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग खत्म हो गए? क्या कराची में कभी जिंदगी में इलेक्शन ही नहीं हुए? भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जी हिलाली साहब, और मैं ऐड करूं, माफ करिए, मैं ऐड करूं, नॉन तजुर्बाकार नहीं, वो तो एक सिविलियन आदमी था जो ऑफिशियल भी नहीं था इलेक्शन कमीशन में, वो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटी भी नहीं था, वो एक सिविलियन आदमी खड़ा होकर रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है इन वन कंस्टिट्यूएंसी। राइट, देखा ना, ये देखिए मतलब ये है कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा बेसिकली रोल होता है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का। अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर में 10 तरह से इतराजात चले आ रहे हैं कि प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, क्या नहीं करता। देखिए, आपके पास स्टाफ तो यही मिलता है। जुल्म की बात ये होती है पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई स्टाफ नहीं है फॉर इलेक्शन। अच्छा, हम 10,000 दफा कह चुके हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक परमानेंट स्टाफ होना चाहिए जो सिर्फ इलेक्शन कराए अगर इस मुल्क में वाकई जमहूरियत रहनी है। ये स्टाफ कौन देता है? ये स्टाफ देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट। अच्छा, इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर। अब डिप्टी कमिश्नर क्या करता है? एक पोलिंग स्कीम बनाता है, वो मेहनत करके पूरी लंबी चौड़ी पोलिंग स्कीम बनाता है, इस बंदा जहां लगेगा, ये वहां यहां लगेगा, ये बंदा जहां लगेगा। फिर इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है वो थैले बनाता है। वो थैले क्या करता है? वो थैले जाके उसके पास प्रोडक्ट देता है डिप्टी कमिश्नर के पास, और वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है, गाड़ियां अरेंज करता है, यहां से वहां पहुंचाना है, यहां से वहां पहुंचाना है। वो जाके अमला आता है, थैला आता है, सब कुछ आता है, या अमले को शाम को दे दिए जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, वो डिप्टी कमिश्नर जो मर्सी के ऊपर है किसकी? मुराद अली शाह की, सिंध गवर्नमेंट, ठीक, सिंध के चीफ मिनिस्टर की। वो असिस्टेंट कमिश्नर जो मुराद अली शाह की उसके ऊपर है कि जिसको उठा के कान से पकड़ेगा, उससे कहा जाओ तुम दादू के कहां और जाके तुम्हें लगा दूंगा, ना तुम ओएसटी लगा दूंगा, तुम्हें सेक्शन अफसर लगा दूंगा, तुम्हें एक ऐसी जगह लगा दूंगा कि जहां तुम्हें ना गाड़ी मिले, ना घर मिले, ना कुछ मिले, और कुछ नहीं, मैं तुम्हारे पे इंक्वायरियां दो शुरू करवा दूंगा। तो क्या करेगा? बड़े हरबे हैं। तो और ये सब फिर एमक्यूएम का फैसला ठीक था बल्दियाती इलेक्शन को बॉयकॉट करने का? नहीं, एमक्यूएम का फैसला मसला है कि मैं ठीक बिल्कुल नहीं समझता उसको। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उनको या तो सारे पार्टियों को साथ मिलाते और फिर बाइकाट करते, फिर आगे लेके जाते। अच्छा। लेकिन वो बाइकाट अवॉइड कर रहे थे शिकस्त की वजह से। अच्छा, असल मसला यह है कि एमक्यूएम का मसला है कि एमक्यूएम कभी भी नहीं चाहती, इवन पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी। पीपल्स पार्टी तो फिर उसके बाद जब इक़्तिदार में थी और उसके वजह से चाहती, वरना पीपल्स पार्टी अपने दौर में इलेक्शन कराती। इतने साथ जितने भी अब लगते कि मैं आपको बात बताऊं, 3 कामयाब मेयर हुए हैं इसमें अपना उसमें कराची में, 3 कामयाब। पहला था अब्दुल सत्तार अफगानी, ये मेयर बने थे 1977 में। उस वक्त कौन था? उस वक्त था ज़ियाउल हक, और ज़ियाउल हक का खास एक ताल्लुक भी था, जमात इस्लामी को बहुत पैट्रनेज करते थे। अफ्तर साद अफगानी साहब जो थे बड़े कामयाब हुए। फिर उसके बाद 86 में फारूक सत्तार मेयर आ गया था, क्योंकि कराची बिल्कुल बदल गया था बुश आज़ादी केस के बारे में, और एमक्यूएम में एक जैसे कहते हैं खौफनाक तरीके से आगे बढ़ी थी, और उसने एक पूरे के पूरे कराची को टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल। दूसरी दफा 2 कामयाब मेयर हैं, नेमतुल्लाह खान साहब और मुस्तफ़ा कमाल। नेमतुल्लाह खान जो कब बने थे? 2001 में, और 2005 तक रहे थे। मुशर्रफ था, सारा कराची मुशर्रफ को मामू कहता था, वो कहते हमारे मामू हैं। अच्छा। क्योंकि वो भी उर्दू स्पीकिंग थे और ये भी उर्दू स्पीकिंग लोग थे, और वो उन्होंने इतने फंड दिए थे कि नेमतुल्लाह साहब ने खास तौर पे पूरे कराची के ऊपर बेहतर तरीके से ईमानदारी से उनको खर्च किया। अब एमक्यूएम के लिए मसला बन गया था कि मुकाबले पे डेवलपमेंट को करते, तो उसके लिए मुस्तफ़ा कमाल आया, तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी उसी तरीके से बेहतर तरीके, लेकिन उस वक्त भी ज्यादातर मुशर्रफ वहां पर मौजूद था। थोड़ा सा अरसा जो था वो जरदारी का भी था, लेकिन बहरहाल ज्यादातर मुशर्रफ का पीरियड था।
उसके अलावा किसी सियासी पार्टी ने जहां बल्दियाती इलेक्शन कराए कभी नहीं कराए। तो आज इस वक्त इसमें कराची को बेसिकली टेक ओवर करने की, फतह करने की एक बेसिस बनाई गई है कि अगर कराची के अंदर एक एंटी पीटीआई वोट जो है बिल्ड कर लिया जाए और कराची की जो 18 सीटें हैं कौमी असेंबली की उसको ले लिया जाए और 3 सीटें हैदराबाद की भी हों, तो हम कंटेन कर सकेंगे उस बहुत बड़ी अपना उसको फतह को, जो कि हम जनरल इलेक्शन में उस समझते हैं इमरान खान की होने वाली है। ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग हो रही है। मैंने आज से 2-3 दफा पहले भी कहा है, लाली साहब बात करते रहे हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है ये कराची और बलूचिस्तान पे कंसंट्रेट कर रही है। और कराची में कंसंट्रेट करने के लिए उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को चुन लिया है। मेरा ख्याल यही है कि बिलावल का रास्ता शायद हमवार किया जा रहा है और ये बहुत गलत होगा।